हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम DSSB पीजीटी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं ऑफ ईयर 2018। पहले हम 8 पार्ट में हम 160 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट नंबर 9 है जिसमें हम लास्ट जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे और ये लास्ट 20 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 9 है। 161 से 180 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद द सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली मेटल इन द लिक्विड अमोनिया। देखिए भाई, अल्कली मेटल एंड लिक्विड अमोनिया एक और जगह यूज होती है, दैट इज बर्च रिडक्शन। तो वहां पे भी ये रिडक्शन ही करते हैं। रेडिकल अनायन मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट इसके पीछे, है ना। सब कुछ पढ़ा रखा, अगर आप नोट्स चेक करेंगे सब कुछ पढ़ा रखा। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, तो इस रिएक्शंस की खास बात क्या होती है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी इसके बारे में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में। तो ये है जी, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो यहां पे आपको बेसिकली ट्रांस अल्कीन मिलता है। ये इसका की पॉइंट होता है और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहां पे आपको ट्रांस अल्कीन मिलता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका अलग अलग तरीके से। तो ये कह रहा अल्केन्स तो मिलता ही नहीं है, प्राइमरी अमाइंस भी नहीं मिलता है, अल्केन्स मिलता है, सिस अल्कीन नहीं मिलता भाई, सिस अल्कीन नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन जरूर मिलता है ना, ट्रांस अल्कीन जरूर मिलता है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जो है ट्रांस अल्कीन। हाँ, अगर आप H2 निकल या प्लेटिनम लेते तो सिस अल्कीन मिल जाता। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन की खास बात होती है कि ये अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में रिड्यूस करती है। ये इसका की पॉइंट होता है, बर्च रिडक्शन आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाफ फिल्ड एफ सबसेल ऑफ लैंथेनाइड आयन, इनमें से भाई जो लैंथेनाइड है कौन हाफ फिल्ड होगा। देखिए यहाँ पे तो 0 ही हो जाते हैं बेसिकली, है ना। यहाँ पे तो क्या होगी, इसके 4f के अंदर 2 होते हैं एंड यहाँ पे 5d जो है वो 1 होगा एंड आपका 6s2 होता है। ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 1 होता होगा, ऐसा कुछ होता है मतलब यहाँ पे। तो इसका 0 आ जाता है भाई, 4 का मतलब है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तो भाई हाफ फिल्ड होने वाला कहां से, ये बिल्कुल सही लगाया हुआ। तो टीबी है बेसिकली यहाँ पे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो यहाँ पे आती है 9, है ना, यहाँ पे आता है 9 और ये होता है शायद 6s2। तो 2 यहां से निकलते हैं और 2 यहां से निकलते हैं, तो ये 4f7 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 5d0 होता है यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है भाई, यहाँ पे 5d0 होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 4f के अंदर 9, 5d0 होता है यहाँ पे एंड 6s2 होता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं इजिली। ठीक है भाई, TB + 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यस भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलीन मस्ट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए भाई, अगर आपका लगातार ऐसे डबल बॉन्ड चल रहे हो, इस सिस्टम को हम एलीन सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलीन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अलीन मस्ट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अलीन में तो भाई sp2 हाइब्रिडाइज भी होते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो चीज आपसे पूछना चाह रहा है ना, अलीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, अलीन का मतलब है लगातार डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड चलना। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आपका अलीन सिस्टम। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है वो ये वाला कार्बन है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, दिस इज sp हाइब्रिडाइज। और दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री में हम अलीन सिस्टम आपको पढ़ाते हैं। दूसरा इसका जो की फीचर है दैट इज, अगर ये प्लेन आप ये वाला अगर आपका अबोव दी प्लेन है तो ये बेसिकली आपका बिलो दी प्लेन होता है ना। अगर आप इन दोनों को प्लेन में मानेंगे तो एक हाइड्रोजन अबोव दी प्लेन होता है और एक हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन। इसका ऐसे समझाया जाता है स्टूडेंट, देखिए कि ये है आपका, तो 2 अगर हाइड्रोजन वो ऐसे होंगे आपका, देखो ऐसे, समझ रहे हैं। अगर 2 ये इस साइड वाले इस प्लेन में ही है तो एक परपेंडिकुलर ऊपर उठा हुआ और एक नीचे उठा हुआ होगा, इस प्रकार से। तो ये अलीन सिस्टम होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ, दैट इज sp। आपसे पूछना ही ये चाह रहा था, आपसे पूछना ही वो ये चाह रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई आपका मैंगानीन इज द अलॉय ऑफ विच मेटल्स। ये जो है इसके अंदर कौन कौन सी होती है भाई। देखिए नाम से पता तो लग रहा है कि मैग्नीज तो आएगा ही आएगा, मैग्नीज तो हर सारे ऑप्शंस में, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे लगभग 82% के आसपास आपका होता है कॉपर,
12% के आसपास जो होता है ये, और लगभग 5-6% आपका ये होता है। इसको आप देख लीजिएगा कि मैंने सही से बनाया या नहीं बनाया, मोस्ट प्रोबेबली सही बनाया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हो भाई, इसके अंदर ये तीनों चीजें ही प्रेजेंट होती हैं, और सबसे ज्यादा जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ये क्या कह रहा है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्या कह रहा है भाई, जो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, which of the following statement is correct with regards to benzene substituent? बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कुछ ऐसा लगा लो स्टूडेंट यहाँ पे कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारा बेंजीन है ना, ये हमारा बेंजीन है, और इसके ऊपर मान लो कि कोई जी ग्रुप लगा दिया। तो अब ये जी ग्रुप की बात कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अब ये कह रहा है मोर डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द एसिडिटी एंड मोर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज द एसिडिटी, है ना। अगर आपका भाई मोर डीएक्टिवेटिंग लगा होगा तो मोर एक्टिवेटिंग डिक्रीज द एसिडिटी, ठीक है। द मोर डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूट इंक्रीज एसिडिटी, तो भाई ठीक है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो, एंड द मोर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज द एसिडिटी, तो क्या वो एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे? तो लगभग तो भाई ये बात मुझे तो ठीक ही लग रही है, एक्टिवेटेड, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है यार। द मोर डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज तो नहीं करते भाई, इंक्रीज तो नहीं करते एसिडिटी को। डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है -I, जो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करोगे तो वो तो भाई क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए भाई इसी एग्जांपल में देख लीजिए। मान लेते हैं भाई हमारे पास दो एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ OH, और एक बार हमने यहाँ पे लगा दिया NO2, एंड एक बार हमने यहाँ पे लगा दिया OCH3। तो अब आप सभी को पता होगा कि जो NO2 होता है दिस इज -M, ये डीएक्टिवेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को। अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा जो है स्टेबलाइज होगा तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अगर यहाँ पे OCH3 की बात करोगे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको एक्टिवेट करा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया भाई, दूसरे वाला तो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द मोर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द एसिडिटी, नहीं जी डिक्रीज करता है, ये भी गलत है। द मोर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज द एसिडिटी, द मोर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, तो यार ये बात बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट लगाइएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट होना चाहिए, न कि आपका फोर्थ। फोर्थ ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, लेकिन पहला बिल्कुल दोनों को सेट बैठ रहा है। डीएक्टिवेटिंग इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को और एक्टिवेटिंग डिक्रीज करेंगे एसिडिटी को, तो पहला परफेक्ट है, पहले में दोनों ही आंसर ठीक दिए हुए हैं, इसलिए इसका आंसर ए आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन मैं इसको कहना चाहूंगा, और आप सभी को मोस्ट प्रोबेबली आता भी होना चाहिए। देखिए भाई यहाँ पे कार्बन की एक सब की पूछ रहा है, तो ये देखो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ शेयर कर लिए भाई। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 2, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी फर्स्ट वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी फर्स्ट वाला, कुछ भी मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है। Which of the following ions has magnetic moment as 7.9 बोहर मैग्नेटॉन? बिल्कुल सही आंसर दिया है, Gd3 पॉजिटिव, Gd3 पॉजिटिव। यहाँ पे भाई इसके अंदर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं भाई? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4f7 आ जाता है भाई, क्या आ जाता है आपका 4f7। यहाँ पे D में 1 होता है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D में 1 होता है और S में 2 होते हैं, तो 2 S से गए 1 D से गया, तो यहाँ पे 4f7 बच जाते हैं। और हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का इस टाइप के कुछ, देखिए यहाँ पे हालांकि अलग फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पे GD के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है नॉर्मल, कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं दैट इज √n into n+2 Bm। n का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 7 के 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 7.9 बोहर मैग्नेटॉन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यस भाई, ये फिर से जो है लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें भी मैंने आपको करवाया था
एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। इस बार उस टाइम पे हाईएस्ट पूछी थी, इस बार लोवेस्ट पीकेए। लोवेस्ट पीकेए का मतलब है सबसे अच्छा एसिड बताना है, सबसे अच्छा एसिड बताना है, यानी मोस्ट एसिडिक बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट आपको यहाँ पे? मोस्ट एसिडिक के बारे में बताना है। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए प्रोटॉन निकालिए, कंजुगेट बेस बनाइए। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव। भाई देखिए आप सभी को ये जो कार्बन है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। आप सभी को पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि sp के अंदर s करेक्टर 50% है। जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस ये है, इसलिए ये सबसे अच्छा एसिड होगा। अगर ये सबसे अच्छा एसिड होगा तो इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। उसके बाद जो नंबर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, सबसे अच्छा एसिड ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, हालांकि ये कुछ ऐसा बनता ही नहीं है। ठीक है भाई, कर लोगे इस क्वेश्चन को, इजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं कहा जाएगा इसको। हाँ भाई, उसके बाद देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कम दिख रहा होगा, मैं चलो अगर कहोगे तो पढ़ा भी देता हूँ मैं स्टेटमेंट, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बोल दूंगा तो आप मान लेना कि सही बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे बात हो रही थी रेट ऑफ, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई देखो, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे होगी उतना ज्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे होगी उतना अच्छा रेट होगा। तो यहां पे देखिए भाई, इसके ये देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की गई स्टूडेंट, ये डबल, उसके बाद यहां पे डबल आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये हर क्वेश्चन में ही कर रखी है भाई, है ना। जिसने टाइप की उसको शायद केमिस्ट्री का ज्यादा आइडिया नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये वही नॉर्मल बेंजीन की बात की जा रही है। ठीक है भाई, OCH3 आप सभी को पता है स्टूडेंट, ये प्लस M शो करता है। अगर ये प्लस M शो करेगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो अच्छी बात है, रेट इंक्रीज, तो इसका रेट सबसे ज्यादा। यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ जो कि -M शो करेगा। अगर ये -M शो करेगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, जिससे रेट भी कम हो जाएगा, जिससे रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यस, बेंजीन इज डैश एनोलीन। देखिए बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज C6H6। तो यहाँ पे 6 है ना, जो एनोलीन्स होते हैं उनका जर्नल फार्मूला होता है CnHn। जो एनोलीन्स होते हैं उनका जर्नल फार्मूला होता है CnHn। तो भाई ये जो बेंजीन होता है दैट इज 6 एनोलीन। क्या होता है भाई? ये 6 एनोलीन होता है, 6 एनोलीन होता है बेंजीन। उसके बाद भाई 18 भी होते हैं, 16 भी होते हैं, 3 एनोलीन भी आपका बेसिकली होता है। तो भाई जो C6H6 होता है ना, यहाँ पे 6 लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? अगर आपसे बोलता कि 4 एनोलीन क्या होता है, तो 4 एनोलीन ये होता है स्टूडेंट, 4 एनोलीन ये होता है, दिस इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इन नेचर ना। इसका जो फॉर्मूला दैट इज C4H4, ये 4 एनोलीन, इसको क्या बोला जाएगा? 4 है ना फॉर्मूले में, तो इसे 4 एंड एनोलीन बोल देंगे भाई। उसके बाद अगर आपसे पूछता ना 8 एनोलीन, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बता देता हूं 8 एनोलीन के बारे में आप सभी को कि 8 एनोलीन की क्या कहानी होती है भाई। 8 एंड एनोलीन की अगर आपसे बात की जाए तो वो क्या कहानी होगी? दिस इज COT। 8 एनोलीन को बोला जाता है COT, साइक्लोओक्टाटेट्राईन। टीफर में क्वेश्चन पूछा था भाई, ये टीफर 2016 में क्वेश्चन पूछा था। COT का मतलब होता है साइक्लोओक्टाटेट्राईन, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। और इसके बारे में कुछ खास बातें भी होती है, हो सकता है फ्यूचर में आपसे कभी पूछ ले। देखिए भाई, आपसे पूछेगा इसका नेचर बताइए, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या क्या है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसको बोलेंगे कि दिस इज एंटी एरोमेटिक, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक होता है, बट स्टूडेंट रियलिटी में ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। रियलिटी में ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर नेचर का होता है। इसकी रियल स्ट्रक्चर जो होती है कुछ ऐसी होती है भाई, ओपन बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर,
कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये बेसिकली नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है। ये 8 एनोलिन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बिल्कुल बेंजीन जो है वो 6 एनोलिन होता है। एरोमेटिसिटी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ग्रेफाइट हैज डैश हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट में भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ग्रेफाइट जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है भाई, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर ऐसे। और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, साथ में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है भाई, है ना। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है, लेयर टू लेयर भी होती रहती है, तो उसकी वजह से ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड इसका यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे। जो ग्रीस वगैरह होते हैं वहां पे इसकी जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये काफी स्लिपरी टाइप का होता है, इसलिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है आपका उसके अंदर। किसके अंदर भाई, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है आपका लुब्रिकेंट के तौर पे। भाई sp2 बिल्कुल सही है। या इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन बता देता हूं स्टूडेंट, भाई कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जो C60 है जिसे हम बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 2 टाइप्स की रिंग होती है, शायद वो तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे पेंटागोनल रिंग्स भी होती है और हेक्सागोनल रिंग्स भी होती है। कितनी कितनी होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए भाई, मैं किसकी 5 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 12 आ जाए, तो भाई सॉरी 5 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 60 आ जाए, तो 12 से करनी पड़ेगी। उसके बाद 6 वाली 20 होती है भाई, 6 वाली 20। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, है ना, C60 में 12 पेंटागोनल रिंग्स होती हैं एंड आपका 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। जो आपका C60 होता है वहां पे 12 पेंटागोनल रिंग्स होती हैं एंड 20 जो है आपका। तो ट्रिक क्या बताई, 12 की किससे मल्टीप्लाई करें 60 है, 5 से, 20 वैसे ही याद रह जाएगा। ठीक है भाई, तो इजी क्वेश्चन था ये, कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, इसमें देखते हैं भाई क्या कहा गया है। यस भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ इसको बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। Which of the following is are the reason relative low boiling point of the branch alkanes? Alkanes। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कुछ इस टाइप्स का, मान लीजिए भाई ये आपका है एन पेंटेन, ठीक है, दिस इज योर आइसोपेंटेन एंड दिस इज योर नियोपेंटेन। तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो आंसर ये दिया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये आंसर ये दिया जाता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसके होंगे। देखिए पहली चीज तो बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। तो मोलिकुलर वेट जितने ज्यादा होते हैं उतनी वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, जितनी ज्यादा वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है उतने ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो ये रहा। अब कहोगे से इनका तो बॉइलिंग पॉइंट सेम, फिर कैसे देखा, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी डिक्रीज कर जाएगी। अगर वो डिक्रीज कर गई तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएंगे, डिक्रीज। ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, यहाँ पे एरिया ज्यादा था, यहाँ और कम, यहाँ और कम हो गया, तो इसीलिए। तो इसका भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या, आयोनिक बॉन्ड का कोई खेल ही नहीं होता भाई। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। तो ये राजी वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड का भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इंडिकेट अ ज्योमेट्री। भाई क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बनता है ये, है ना, वैसे ही पता होता है हमें, है ना। बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है, डॉट 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 ऐसे। तो ये बेसिकली भाई आपका हेक्सागोनल ज्योमेट्री ही होती है, ये बेसिकली हेक्सागोनल ही होता है ये। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल। भाई आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, R है ना, एंड CH2OH से आपको क्या बनाना है, R C डबल बॉन्ड OH। बेसिकली ऑक्सीडेशन आप करवाना चाह रहे हैं। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है भाई, रिएजेंट में आपको पढ़ाया जाता है ऑक्सीडेशन। रिएजेंट में इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज किया जाता है। रेड फास्फोरस भाई रिडक्शन के तौर पे ही यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आपका जो है वो रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है। जिंक एंड ये वाला भी नहीं करेगा, PCC
बिल्कुल भाई, पीसीसी ये इसको बोला जाता है भाई, पीसीसी क्रोमियम वाला ही होता है ये, बेसिकली क्रोमियम से रिलेटेड ये रिएजेंट होता है, तो इसका यूज किया जाता है ना आपका, इसका यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो बेंजीन इज लेस डेंस देन, बेंजीन जो ज्यादा लेस डेंस होता है देन वाटर। ठीक है, याद रखने वाला है स्टूडेंट, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में मैं दे नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट बॉन्ड एंगल। देखिए कभी भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए, सबसे पहली चीज चेक करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली चीज चेक करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए फिर चेक करना होता है लोन पेयर। तो ये बात ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तीसरी चीज हम चेक करते हैं भाई आपका सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमेशा ये फर्स्ट देखना, फिर ये देखना और फिर ये देखना। चलो जी, तो अमोनिया है, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये भी परफेक्टली टेट्राहेड्रल, ये भी परफेक्टली टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, इसका 107 डिग्री होता है भाई, इसका 107 डिग्री होता है। अब इसको क्या बोले भाई, NH4। ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता NH4, कोई नाम ही नहीं है इसका, तो भाई कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोले भाई, ये क्वेश्चन ही मुझे तो टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। अगर हालांकि ये आंसर दिया हो तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पॉसिबल हो सकता था NH2 ये हो जाता, NH2 नेगेटिव वगैरह लगा देते, तो फिर यहाँ पे एक नेगेटिव और लगा देते ना, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी थी ये बेंट बन जाता। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहती, बेंट बन जाता, दो लोन पेयर आ जाते, दो लोन पेयर आने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाता। तो भाई इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मुझे तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। ठीक है, हालांकि इन तीनों में से ये बिल्कुल मीथेन है, ये अमोनियम आयन है, अमोनिया। अमोनिया का कम होता है 107 डिग्री, इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन मिथाइल रेडिकल इज फॉर्म। भाई ये देखिए बेसिकली रेडिकल जनरेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे, जो Cl2 होता है उसको हम क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, जिससे कि हमारा क्या बन जाता है भाई 2Cl रेडिकल। इस स्टेप का नाम होता है इनिशिएशन, इस स्टेप का नाम होता है इनिशिएशन। रेडिकल इनिशिएट हुआ है यहाँ पे, रेडिकल इनिशिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो रेडिकल होगा ये आपका जाएगा मीथेन के पास, ये रहा। तो ये क्या करेगा, इनके बीच में रेडिकल को क्या करवा देगा, जनरेट होमोलैटिक क्लीवेज करवाएगा, जिससे कि यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे मेरे को कोई क्या लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा कोई इस प्रकार से CH3। अब यहाँ पे भाई ये अपना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3Cl बनेगा और यहाँ पे वापस से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। तो इस स्टेप का नाम होता है प्रोपेगेशन। क्या होता है स्टेप का नाम, प्रोपेगेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो CH3 होता है ना, एंड आपका ये जो CH3 है और वापिस सॉरी मैंने बोला मीथेन है ना ये, हाँ गलत है भाई, ये ऐसा गलत बना दिया ना, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप HCl बना दो बस, अब यहाँ पे क्या बना देना, HCl बना देना, ये मिथाइल रेडिकल बनेगा। मिथाइल रेडिकल ऐसे दो बनेंगे भाई ना, तो मिथाइल ये रेडिकल और यहाँ वाला एक रेडिकल दोनों मिलेंगे, और लास्ट जो स्टेप होता है जब रेडिकल रेडिकल आपस में मिलते हैं, इस स्टेप को टर्मिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इस स्टेप को टर्मिनेशन। तो भाई ये बोल रहा है कि मिथाइल रेडिकल का बनना कौन सा स्टेप होता है। अगर आपसे बोलता है कि क्लोरीन रेडिकल का बनना कौन सा स्टेप है, दैट इज इनिशिएशन। अगर मिथाइल रेडिकल की बात की जा रही है, दैट इज प्रोपेगेशन, दैट इज प्रोपेगेशन। तो बिल्कुल भाई सही आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद है भाई कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता क्या बनाता है, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। और जब आप इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड साथ में रिलीज होती है जी हमारी एसिटिलीन गैस। क्या, हमारी एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है एसिटिलीन। देखिए दिस इज कार्बाइड्स, तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये एक आयोनिक कार्बाइड्स होता है, और आयोनिक कार्बाइड्स में भी आपका एसिटिलाइड्स होता है। ये आपका क्या रिलीज करता है, एसिटिलीन। वहीं पे अगर स्टूडेंट आपसे एल्यूमिनियम कार्बाइड के बारे में पूछता, कल को क्वेश्चन आ जाए, दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो यहाँ पे भाई आपका मीथेन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भाई? मीथेन गैस रिलीज होती है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ था, ये रहा। ठीक है, एक खास बात और इस कैल्शियम कार्बाइड की कि इसके अंदर दोनों टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कोवलेंट एंड आयनिक। ये Ca2 पॉजिटिव एंड उसके बाद ये कुछ ऐसा बनता है भाई, यहाँ ये कुछ ऐसा बनता है। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है और इनके बीच में कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी देखे जाते हैं। तो इसका ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। आपसे बोला गया है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन? शिल्डिंग इफेक्ट, ये क्या होता है जी शिल्डिंग इफेक्ट? देखिए स्टूडेंट, मैं बेसिकली मान लीजिए मैं न्यूक्लियस हूं और इलेक्ट्रॉन इस कैमरे से उस साइड बैठे हैं इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बीच में अगर कोई स्क्रीन का काम करेगा उसी को स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, मान लीजिए इस कैमरे और मेरे बीच में अगर एक स्क्रीन आ जाएगी तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो वो स्क्रीन कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहा है। तो भाई जितनी ज्यादा अच्छे से स्क्रीनिंग होगी उतना मतलब स्क्रीन आपने ऐसे अरेंज की है बढ़िया वाली, तो ज्यादा स्क्रीनिंग होगी वहां पे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इन दी वर्ड ऑफ एसपीडी। तो भाई एस का जो ऑर्बिटल वो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करता है, उसका रीजन होता है स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप का होना। ठीक है भाई, मान लो भाई बिल्कुल मेरे सामने एक मोटा सा आदमी आगे खड़ा होगा, बहुत ही मोटा, तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा ना आपको ना, तो वो हो गया। अगर कोई पतला सा आ जाता तो मैं यहां से देख लूं, मैं ऐसे देख लूं, है तो ये बात है। तो एस की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है उसकी स्पेरिकल शेप की वजह से। फिर पी डंबल शेप कम हो जाती है, डबल डंबल शेप और कम हो जाती है, और एफ में तो और भी ज्यादा कम हो जाती है शिल्डिंग। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हमारा DSSB 2018 का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर DSSB वालों ने गलत दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे को पता होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट? तो मैग्नेटाइट का, ये तो हेमेटाइट का फार्मूला होता है जी, ये तो आपका हेमेटाइट का फार्मूला होता है। मैग्नेटाइट इज दिस स्पाइनल्स, ये स्पाइनल होता है भाई, अगर किसी को पता हो, दिस इज स्पाइनल्स। ठीक है, तो भाई Fe3O4 इज योर मैग्नेटाइट। तो ये था जी हमारा DSSB 2018 का कंप्लीट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। होप कि आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाए होंगे। इससे एनालिसिस क्या निकलता है देखो। चलो भाई, वैसे तो मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूं, लेकिन यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। ये जो मैंने पूरा पेपर सोल्व करवाया और आपने भी पूरा पेपर देखा होगा, एनालिसिस क्या निकलता है भाई। देखिए एनालिसिस ये निकलता है कि ये जो एग्जाम था DSSB का, जो ये एग्जाम था 2018 का, देखिए इसमें कंसेप्ट के भी क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट के भी क्वेश्चन है, इसमें याद रखने वाले क्वेश्चन भी हैं, याद रखने वाले क्वेश्चन भी हैं, इसमें स्किप करने वाले क्वेश्चन भी हैं, स्किप करने वाले भी, एंड इसमें मतलब उनको मैं बोलता हूं ट्रिकी क्वेश्चन भी। क्या भी है? ट्रिकी क्वेश्चन भी है। देखिए भाई अब मैं बताता हूं कंपटीशन कहां पे होने वाला है। कंपटीशन देखिए, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, जिसने सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा होगा वो कंसेप्ट कर जाएगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहला टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप, सबसे बढ़िया। याद रखने वाले क्वेश्चन के लिए चलेगा जी क्या तरीका? याद रखने वाले क्वेश्चंस के लिए भाई आप नोट्स बनाइएगा, स्पेशली ना नोट्स बनाने भाई आपको। क्या बनाने? आपको नोट्स बनाने भाई याद रखने वाले के लिए। या आप अलग से, आप मान लो आपका एक पैटर्न होना चाहिए कि एक चैप्टर में से हम 100 बातें याद रखने वाली रखेंगे। जैसे मेटलर्जी में सारे और याद रख लेंगे, किस पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, थोड़ा बहुत ड्रग्स के बारे में पढ़ लेंगे। याद रखने वाली चीजें आपको करनी पड़ेंगी और उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला भाई इस एग्जाम का। स्किप, ये कला आपको आ जानी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये तो बना ही स्किप करने के लिए है। बिल्कुल बकवास क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट ना लग रहा हो, डाटा दे रखा हो, उसको स्किप कीजिएगा, है ना, नेगेटिव मार्किंग से। एंड दिस इज बहुत बढ़िया भाई। इसके लिए भाई आपको नोट वर्ड का ध्यान रखना है, इनकरेक्ट वर्ड का ध्यान रखना है ना, पीकेए, है ना, पूछी हुई पीकेए और हम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला आंसर लगा के आ जाते हैं, है ना। पूछेगा कुछ और, जैसे अभी इसी वीडियो में क्वेश्चन था कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, हालांकि पहले वर्ड क्या लिख दिया? एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है भाई, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और मैं इतना कह सकता हूं, मेरे कोर्स में सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। देखो याद रखने वाली बकवास चीजें जो है, मतलब बकवास तो क्या बोलेंगे भाई, मतलब पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता उनके बारे में ज्यादा,
लेकिन मोस्टली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो रहा है हमारे लेक्चर से, और मैंने तो काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो पढ़िए भाई, बहुत बढ़िया कोर्स से तैयारी कीजिए। और मैं 2021 का भी सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। मेरे पास 2021 का भी पेपर भेज दिया एक स्टूडेंट ने, तो मैं 2021 का भी सॉल्यूशन ले आऊंगा। तो होप कि आप कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।